जय हिंद मेरे बच्चों। आज की क्लास में हम बात करेंगे इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की। अब सबसे पहली बात, इस नाम इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन से हमें समझ में क्या आता है? ऐसे रिलेशंस जो हम यूज कर सकें यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। यहां यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मतलब क्या कि ये ऐसी मोशन है जिसमें मूविंग पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है मतलब देयर आर इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में होंगे तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ऐसे ही एक्सेलरेशन वाली मोशन को हमने यहां समझना है। जब भी किसी मोशन से रिलेटेड क्वेश्चन को आप सॉल्व करें तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और समझें कि क्या वो क्वेश्चन यूनिफॉर्म मोशन से रिलेटेड है या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से रिलेटेड है या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से। केवल तीन यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो या तो वो यूनिफॉर्म मोशन में होगा या यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में होगा या नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में होगा। तो केवल तीन ही पॉसिबिलिटी हैं मूविंग पार्टिकल की मोशन को समझने के लिए। अगर तीन पॉसिबिलिटी है तो उसमें जब पहली पॉसिबिलिटी की बात करते हैं यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए तो बस एक ही फॉर्मूला है, वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, स्पीड है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर दूसरी जो बात आती है वो आती है ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो जब भी क्वेश्चन रिलेटेड टू यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो उसके लिए हमें ये इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन यूज करनी पड़ेंगी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तीसरी बात, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो जब भी कभी नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का क्वेश्चन आपको मिलेगा तो उसे सॉल्व करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा केवल और केवल कैलकुलस, यानी इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन। लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की। तो वन डायमेंशनल मोशन में हमें जरूरत पड़ती है इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की। अब वन डायमेंशनल मोशन का मतलब मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। एक डायमेंशन मतलब एक फिक्स्ड डायरेक्शन और एक फिक्स्ड डायरेक्शन मतलब एक स्ट्रेट लाइन। तो चाहे रेक्टिलिनियर मोशन बोलो, चाहे स्ट्रेट लाइन मोशन बोलो, चाहे वन डायमेंशनल मोशन बोलो, सब एक ही बात है। अब इस वन डायमेंशनल मोशन में जब हम इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन निकालेंगे तो उसके लिए मान लेते हैं कि हमारा कोई पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी यू से चल रहा है। इनिशियल का मतलब क्या? जब तुमने ऑब्जर्व किया। जब ऑब्जर्व किया मतलब जब टी जीरो है, टाइम इंटरवल जीरो है, तो टी इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल की वेलोसिटी यू है और टाइम टी के बाद उसकी वेलोसिटी v हो गई और इस टाइम में पार्टिकल ने डिस्टेंस कवर की s। क्योंकि वन डायमेंशनल मोशन है तो चाहे डिस्टेंस बोलो चाहे डिस्प्लेसमेंट बोलो दोनों बराबर ही होंगे। हमें निकालनी है ये इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को निकालने के हमारे पास तीन तरीके होते हैं। पहला तरीका, हम डेफिनेशंस यूज कर लें, जैसे एक्सेलरेशन की डेफिनेशन, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन। इन डेफिनेशंस को यूज करके निकाल लें इक्वेशंस ऑफ मोशन। दूसरा तरीका हमारे पास होता है, हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को यूज कर लें और उस वेलोसिटी टाइम ग्राफ को यूज करके निकाल लें इक्वेशंस ऑफ मोशन। और उसके बाद हमारे पास तीसरा तरीका होता है कि हम कैलकुलस यूज करें और निकाल लें इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो मेरे बच्चों, आज मैं इस क्लास में आपको ये तीनों ही तरीके बताता हूं कैसे हम निकाल सकते हैं इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को। तो सबसे पहला तरीका जो बेसिक 9th क्लास वगैरह में बच्चों को सिखाते हैं, और वो क्या है? यूजिंग डेफिनेशन। अगर हम यूजिंग डेफिनेशंस की बात करें तो सबसे पहले हम आते हैं एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पे। अगर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पे आए तो एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। यहां तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दोनों सेम ही होंगे। तो इसलिए हम बोल देते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब जो बोल देते हैं उसको
मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर देंगे। अगर एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो गया तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू हो गया, एक्सेलरेशन मतलब ए इज इक्वल टू हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। अब चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालें, फाइनल माइनस इनिशियल, ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। फाइनल टाइम टी है, इनिशियल टाइम 0 है, तो टी माइनस 0, तो इट मीन्स v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, या फिर ऐसे बोल दें कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। और यहां हमने क्या माना है, ये माना है कि v बड़ा है और u छोटा है। अगर रिटार्डेशन रहा होता तो ये a नेगेटिव हो जाता। ये हमारी रहेगी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हम आते हैं दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन पे। अगर दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो वो दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन हमें बताती है डिस्प्लेसमेंट। अब बात आती है कि डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करें, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये फॉर्मूला एप्लीकेबल ही केवल तब होता है जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो। अब यहां तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म है नहीं, इनिशियली u है, फाइनली v है, तो जब कोई क्वांटिटी बदल रही है तो उस बदलती हुई क्वांटिटी को यूनिफॉर्म करने का आपके पास क्या तरीका है, शायद एवरेज ले लेना। एवरेज लेके हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल क्वांटिटी को यूनिफॉर्म फॉर ऑल टाइम बना देते हैं। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, पहले ये जो वेलोसिटी है इसे यूनिफॉर्म बना देते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी बना देंगे तो क्या हो जाएगी, u प्लस वी बाई टू, दो ही तो वैल्यू है हमारे पास, दोनों का मीन ले लेंगे तो वो जाएगी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज का मतलब कांस्टेंट, और जैसे ही वेलोसिटी कांस्टेंट हुई तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो अब वही काम कर देते हैं हम यहां कि डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। अब एवरेज वेलोसिटी क्या है हमारी, u प्लस वी बाई टू, और इसको मल्टीप्लाई कर दें किससे, टाइम से। तो ये भी एक तरह से इक्वेशन है हमारे पास, सेकंड इक्वेशन की फर्स्ट फॉर्म। इसको भी डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस रिलेटेड टू यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें एक्सेलरेशन नहीं दे रखा है, यू वी दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट पूछ लिया है, तो हम एक्सेलरेशन निकालेंगे नहीं, यू वी और टी हमारे पास है, इसको यूज कर लेंगे डायरेक्टली फॉर डिटरमाइनिंग द डिस्प्लेसमेंट। फिर इसकी सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म तो ये हो गई, सेकंड फॉर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, v की जो वैल्यू हमने पहली इक्वेशन से निकाली थी ये इसमें डाल देंगे। अगर इसमें डाल देंगे तो फिर क्या मिलेगा हमें, s इज इक्वल टू यू प्लस v के बजाय डाल देते हैं u प्लस ए टी, यू प्लस ए टी बाई टू, u प्लस यू हो गया 2u, और अभी तो इसको मल्टीप्लाई करना बाकी रह गया भाई किससे, t से, तो t से भी मल्टीप्लाई किया। अब u प्लस यू हो गया 2u, 2u को t से मल्टीप्लाई किया 2ut अपॉन 2, 2ut अपॉन 2, तो 2 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या ut, तो हमारे पास बचेगा s इज इक्वल टू ut, और यहां 80 इंटू टी 80 स्क्वायर, और उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा तो प्लस हाफ 80 स्क्वायर, और ये हो जाएगी हमारी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरह से हमने ये दो इक्वेशंस निकाल ली। फिर आएगी तीसरी इक्वेशन। तो तीसरी इक्वेशन को निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, इन पहली दोनों इक्वेशंस को यूज कर लेना है। इन दोनों इक्वेशंस को कैसे यूज करेंगे तो जरा देखो, थर्ड इक्वेशन के लिए पहले मैं एक्सेलरेशन वाला एक्सप्रेशन देखता हूं। एक्सेलरेशन है v माइनस यू बाई टी, तो एज a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, एंड दूसरी इक्वेशन से s देखें तो s इज v प्लस यू बाई टू इंटू टी, तो s इज इक्वल टू v प्लस यू प्लस v के बजाय v प्लस यू मैं लिख सकता हूं, डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। अब क्या करना है, बस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। दिस इंप्लाइज as इज इक्वल टू
v माइनस यू अपॉन टी इंटू एस की वैल्यू v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी। अब ये दोनों टी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, हमें पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो इसका मतलब हमें मिलेगा ए एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्यों? क्योंकि v माइनस यू वी प्लस यू हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, और दिस इंप्लाइज 2as को इधर उठा लेता हूं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, या फिर ऐसे बोलो कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हमारे पास एक और इक्वेशन बचती है, उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इन टीएच सेकेंड, यानी डिस्प्लेसमेंट इन ए पार्टिकुलर सेकेंड। अब इसको समझने के लिए समझ लो, मान लो मुझे 5वें सेकंड में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, 5 सेकंड में नहीं 5वें सेकंड में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो उसके लिए क्या करें, पहले 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकाल लें, फिर 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकाल लें, और 5 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट में से 4 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा 5वें सेकंड में डिस्प्लेसमेंट। इसी तरह से अगर हमसे बोलता है 9th सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो 9th सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए पहले 9 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालें, फिर 8 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालें, और 9 सेकंड के डिस्प्लेसमेंट में से 8 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस कर दें, तो हमारे पास आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन 9th सेकंड। समझ में आई शायद ये बात? तो अब इस बात को इन जनरल कैसे करें? अगर हमसे बोलता है टीवें सेकंड में, टीएच सेकंड में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो क्या करें, पहले टी सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकाल लें, फिर t माइनस 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकाल लें, और t सेकंड वाले डिस्प्लेसमेंट में से t माइनस 1 सेकंड वाला डिस्प्लेसमेंट माइनस कर दें, तो उससे हमें क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन टीएच सेकंड, और वो हो जाएगी हमारी फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जरा देखते हैं फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी डिस्प्लेसमेंट इन टीएच सेकंड। इसको मैं लिख देता हूं एस टीएथ। जैसा मैंने अभी बताया, एस टीएथ हमें मिलेगा कैसे, टी सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस टी माइनस 1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। अब जो हमारे पास टी सेकंड के डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन में है, इसमें अगर मुझे 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो टी को 5 लिख दूंगा, 10 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो टी को 10 लिख दूंगा। तो अब तो मुझे टी सेकंड में डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो इसका मतलब ये इक्वेशन ऐसी की ऐसी रह जाएगी। तो ये हो जाएगा यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस एस टी माइनस 1। एस टी माइनस 1 मतलब टी माइनस 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट हमें कैसे मिलेगा, इस इक्वेशन में टी के बजाय टी माइनस 1 लिख देंगे। अब टी माइनस 1 लिखेंगे तो क्या मिलेगा, यू टी माइनस 1 प्लस हाफ ए टी माइनस 1 का स्क्वायर। ये हमें क्या देगा कि एस टी एच इक्वल टू यूटी माइनस यूटी माइनस 1। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों टर्म को साथ लेता हूं और दोनों का u कॉमन ले लेता हूं। u कॉमन लिया तो बचा क्या, टी टी माइनस टी माइनस 1। तो जब मैं इस ब्रैकेट को खोलूंगा तो माइनस टी प्लस 1, तो टी माइनस टी प्लस 1 ये हो जाएगा u के साथ। अब बात आएगी हाफ ए टी स्क्वायर के साथ क्या आएगा, ये हाफ ए टी माइनस 1 स्क्वायर। इन दोनों में से मैं क्या कॉमन ले लूंगा, हाफ ए। अगर हाफ ए मैंने कॉमन लिया तो मेरे पास बचा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 1 का स्क्वायर। टी माइनस 1 का स्क्वायर खोलूंगा तो टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1। जब उसको माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का टी स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का 2t और माइनस का 1। ये एक्चुअल में था टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1, लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से, ये वाला माइनस होने की वजह से माइनस टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 1 हो जाएगा। अब इससे क्या हुआ, टी स्क्वायर कैंसिल हो गया और हमारे पास इक्वेशन आई एस टी एच इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2t माइनस 1
और ये हो जाएगी हमारी फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरह से मेरे बच्चों हम डेफिनेशंस को यूज करके निकाल सकते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की चारों इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब हम बात करते हैं दूसरे तरीके की। अगर हम दूसरे तरीके की बात करें तो उस दूसरे तरीके में क्या है, हमें यूज करना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अगर हम यूजिंग ग्राफ की बात करें, कौन सा ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जब हम यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो कैसे आएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन हमें किससे मिलता है, स्लोप से। स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें देती है एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि स्लोप का मतलब क्वांटिटी ऑन वर्टिकल एक्सिस डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस पे हम वेलोसिटी लेते हैं और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम लेते हैं। तो मान लो यहां हमने वेलोसिटी ली है और यहां हमने लिया है टाइम। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो अपने आप बदल रहा है, उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे लेते हैं और इस अपने आप वेरी करने वाले वेरिएबल पे जो डिपेंड कर रहा होता है उसको वर्टिकल एक्सिस पे लेते हैं। तो इसका मतलब यहां वेलोसिटी एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये हमारा जनरल रूल है कि डिपेंडेंट वेरिएबल वर्टिकल एक्सिस पे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। हालांकि अपनी जरूरत के हिसाब से कभी कभी हम इससे डेविएट हो जाते हैं, लेकिन जनरली ऐसा ही करते हैं। तो अगर वेलोसिटी वर्टिकल एक्सिस पे है, टाइम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, तो जब हम ग्राफ की स्लोप निकालेंगे तो वो आएगा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, यानी एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप हमें एक्सेलरेशन देगी, एक बात। दूसरी बात, जब हम एरिया बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस की बात करेंगे तो एरिया हमें मिलता है इन दोनों की प्रोडक्ट से, तो वो हमें देगा वेलोसिटी इनटू टाइम, और वेलोसिटी इनटू टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में दो चीजें हैं, एक स्लोप ऑफ द ग्राफ जो हमें देगा एक्सेलरेशन, और दूसरा है एरिया बिटवीन ग्राफ एंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो हमें देगा डिस्प्लेसमेंट। बस इन दोनों बातों को हम यूज करके निकाल लेंगे इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सबसे पहले ये जो हमने लिखा कि इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, टाइम लगा t, डिस्प्लेसमेंट है s, इन सब चीजों में से जो चीजें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ पे करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर पाएंगे टाइम के साथ साथ। तो सबसे पहले मान लो इनिशियल वेलोसिटी u, मतलब जब हमारा टाइम 0 है तो वेलोसिटी u है। तो ये मान लेते हैं कि यहां तक ये वेलोसिटी u है। अब टाइम t तक पहुंचा और वेलोसिटी बदल के मान लो पहुंच गई v तक। तो अब v कैसे दिखाएंगे कि यहां से अगर मैं हॉरिजॉन्टली यहां चलूं तो यहां पहुंच के ये जो पार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी v को, और यहां पहुंच के टाइम कितना हो गया, ये हो गया t। तो अगर हम ग्राफ बोलें तो ग्राफ हो गया हमारा ये AB, जो रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। कब, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए स्लोप यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप कैसी आनी चाहिए, कांस्टेंट, और कांस्टेंट स्लोप का मतलब स्ट्रेट लाइन, तो यानी ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन। अब हमें निकालनी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे सबसे पहले स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अगर हमसे बोलता है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलें तो मतलब चेंज अलोंग वर्टिकल एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अब उस चेंज को कैसे लेंगे, ए से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेते हैं, यहां आती है ये, मान लो इस लाइन BC के ऊपर, वर्टिकल लाइन BC के ऊपर, कहां, एट पॉइंट N। तो स्लोप होती क्या है किसी लाइन की, टेंजेंट ऑफ एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कोई भी लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से जितना एंगल बनाती है उसका टेन। अगर उसका टेन है तो मान लो ये लाइन में आगे बढ़ाऊं तो यहां एंगल थीटा बनाएगी, तो ये एंगल भी थीटा ही हो जाएगा, तो टेन थीटा हो जाएगी स्लोप। बस ये टेन थीटा मिलती कैसे है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर यहां परपेंडिकुलर बोलूं
तो ये बी एन क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा v माइनस यू, क्योंकि यहां तक ये v है और ये u है, तो ये बी एन हो जाएगा v माइनस यू, और टाइम इंटरवल हो जाएगा t माइनस 0, कहां से कहां तक, ए एन के लिए। तो इसका मतलब मेरे पास बी एन भी है, ए एन भी है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप का मतलब टेन थीटा, टेन थीटा का मतलब चेंज अलोंग वर्टिकल एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, यानी बी एन अपॉन ए एन, और बी एन इज v माइनस यू, ए एन इज t माइनस 0, और दिस विल गिव अस v माइनस यू इज इक्वल टू 80, या फिर v इज इक्वल टू यू प्लस 80। तो ये इस तरह से हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। अगर ग्राफिकली हम दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें, तो दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन हमें कैसे मिलेगी, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट निकालना है हमने, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट कौन देता है, एरिया। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू एरिया ए बी सी ओ, तो मतलब एरिया, चलो ओ से शुरू कर लेते हैं, ओ ए बी सी, एरिया बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस, ये हमें देगा डिस्प्लेसमेंट। और अगर ये डिस्प्लेसमेंट देगा तो इस एरिया को निकालने के लिए दो तरीके हैं भाई, या तो सीधे ट्रेपेजियम के फॉर्मूले को यूज कर लो, या फिर एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल ऐसे करके निकाल लो। मैं अभी सीधे ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा देता हूं, क्यों, क्योंकि ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसकी दो साइड्स पैरेलल हैं उसको हम ट्रेपेजियम बोलते हैं, तो इसलिए हम ट्रेपेजियम का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा लेते हैं। क्या कहता है वो, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो अब ये ट्रेपेजियम जो हमें दिख रहा है ओ ए बी सी, इसका एरिया हो जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स यानी ओ ए प्लस बी सी इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम यानी ए एन या ओ सी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू हाफ ओ ए इज यू प्लस बी सी, बी टू सी ये रिप्रेजेंट कर रही है v को, तो v इंटू ओ सी इज टाइम t माइनस 0, तो यानी इंटू टी। और हम देख सकते हैं ये हमारे पास क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन की फर्स्ट फॉर्म। तो इसका मतलब ये हो गया हमारे पास s इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टी। और अब इसके बाद जो भी इक्वेशंस हैं उनको तुम एज सच आगे निकाल सकते हो। तो ग्राफिकली बस हमने ये दो इक्वेशन निकालनी है, बाकी थर्ड और फोर्थ को हम एज सच ऐसे ही निकाल देंगे। होप मेरे बच्चों ये बात आपको समझ में आई होगी। ये दो तरीके हो गए इक्वेशंस ऑफ मोशन को ऑब्टेन करने के लिए। अब हम बात करते हैं तीसरे तरीके की। तीसरा तरीका है यूजिंग कैलकुलस। अब कैलकुलस वाला तरीका क्या कहता है, अगर हम बोलते हैं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो ऐसे बोल सकते हैं वेलोसिटी इज ds बाई dt। एक्सेलरेशन बोले तो एक्सेलरेशन क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, और वो हो जाएगा फिर dv बाई dt, यानी वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दें विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो इसमें हमें जरूरत किसकी पड़ेगी, केवल एक कैलकुलस के फॉर्मूले की, और वो कैलकुलस का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमारा क्या कहता है, वो कहता है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n विद रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। अब इसमें एक बात और समझने वाली है, वो क्या है कि अगर हमारे पास आता है इंटीग्रल dx, तो इंटीग्रल dx का मतलब अभी यहां इंटीग्रेट करो, मतलब सम करो विद रेस्पेक्ट टू x। अब किसका सम करें, वो तो कुछ है नहीं, तो जब कुछ भी नहीं है तो 1 हमेशा है, और उस 1 को हम लिख सकते हैं वेरिएबल की पावर 0, यानी जिसकी रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है उसकी पावर 0। तो जैसे इंटीग्रल dx को मैं लिख सकता हूं इंटीग्रल x की पावर 0 विद रेस्पेक्ट टू x, और फिर जब मैं इस फॉर्मूले को लगाऊंगा तो ये बन जाएगा x की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 यानी केवल x। अब ये बात और याद रखनी है कि जब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है
तो हमें यहाँ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी यूज करना होता है। लेकिन जब हम इन फॉर्मूलों को यहाँ इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करने के लिए यूज करेंगे तो उसमें लिमिट्स होंगी, यानी हमारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा, तो हमें यहाँ सी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की जरूरत केवल और केवल इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में होती है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में नहीं होती है। जैसे अगर मान लो यहां हो जाए लिमिट्स फ्रॉम ए टू बी, तो ये तुम्हें क्या बताएगा? ये बताएगा सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स की पावर एन व्हेन एक्स चेंजेस फ्रॉम ए टू बी। और इसको फिर निकालेंगे कैसे? पहले इंटीग्रेट कर देंगे और इसके अंदर लिमिट्स लगा देंगे ए टू बी। तो मतलब क्या? पहले एक्स को रिप्लेस कर देंगे बी से, माइनस फिर एक्स को रिप्लेस कर देंगे ए से। तो इस तरह से हम कैलकुलस को यूज कर लेंगे। यानी अगर मैं इसको आगे सोल्व करूं तो ये हो जाएगा, पहले बी को पुट किया एक्स के बदले, तो ये हो गया बी की पावर एन प्लस वन, फिर माइनस लोअर लिमिट माइनस ए की पावर एन प्लस वन अपॉन डिनोमिनेटर रहेगा एस सच, तो ये वैल्यू हो जाएगी। अगर मैं इसमें लिमिट लगा देता ए टू बी, तो ये ए टू बी यहां भी रहता, और जब ये इंटीग्रेट हो गया तो इसमें भी मुझे लिमिट्स दिखानी पड़ेंगी फ्रॉम ए टू बी। और अब मुझे लिमिट जब पुट करूंगा तो अपर लिमिट एक्स के बजाय हो जाएगा बी, माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा ए। तो इस तरह के चीजों की मुझे जरूरत पड़ने वाली है अब जब मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन को ऑब्टेन करूंगा कैलकुलस मेथड से। बस इतना अगर हमें समझ में आ गया तो इससे हमारी इक्वेशंस ऑब्टेन हो जाएंगी। जैसे मान लो मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करूं, तो ये रहा हमारा कैलकुलस मेथड, और इस कैलकुलस मेथड में फर्स्ट इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन की बात करता हूं तो स्टार्ट करता हूं कि एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी एट एनी इंस्टेंट। एक्सेलरेशन ए, क्योंकि यहां हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, तो एट एनी इंस्टेंट टी एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो ए इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी। अब ये याद रखना है कि यहां एक तो इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी और एक एक्सेलरेशन ए कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हम पढ़ ही रहे हैं इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मतलब ऐसी इक्वेशंस जिनमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन ए डीवी बाई डी हो गया, दिस इंप्लाइज डीवी इज इक्वल टू ए डी टी। अब हमने क्या कर देना है? दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर लेना है, तो लिख देता हूं मैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अगर हम दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रल डीवी इज इक्वल टू ए, कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन से बाहर इंटीग्रल dt। टाइम हमारा बदल रहा है फ्रॉम जीरो टू टी, और जब टाइम जीरो है तो वेलोसिटी है हमारी u, जब टाइम t हो गया तो हमारी वेलोसिटी हो गई v। तो ये लिमिट्स हमने पुट कर दी। इससे हमें क्या मिला? इंटीग्रल dv, जब ये वाला रूल लगाऊंगा इंटीग्रल dx क्या हो गया था हमारा x, तो ऐसे ही इंटीग्रल dv हमारा क्या हो जाएगा? v, यानी जब कुछ भी नहीं है यहां तो v की पावर जीरो है, v की पावर जीरो को v की रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा, v की पावर जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन बन जाएगा v। तो लिख देता हूं मैं इंटीग्रल dv को सीधा v, लिमिट्स हो गई फ्रॉम u टू v इक्वल टू a, और इसी तरह से इंटीग्रल dt हो जाएगा t, लिमिट्स हो जाएंगी फ्रॉम जीरो टू t। इंटीग्रल dt में भी कुछ नहीं है इंटीग्रेट करने के लिए, इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू t, क्या? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं का मतलब वन इज ऑलवेज देयर। अगर वन है तो वन का मतलब t की पावर जीरो, t की पावर जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन बना देगा उसको t, तो बना दिया उसने t। और यहां हमारे पास फिर वैल्यूज लिमिट्स पुट करेंगे तो क्या आएंगी? v माइनस लोअर लिमिट यानी u इज इक्वल टू a, t में फिर लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट t माइनस लोअर लिमिट जीरो। u को उठा के इधर ले आता हूं तो मेरे पास आ जाएगी v इज इक्वल टू u प्लस AT, यानी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ वी विल कम टू सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो फिर ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी वाली थी भाई? ये s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इसको कैसे निकालें? इसको निकालने के लिए हम बात करेंगे वेलोसिटी के एक्सप्रेशन की। वेलोसिटी v इज इक्वल टू ds बाई dt, तो इससे क्या मिलेगा? ds इज इक्वल टू v dt। v कहां से लाए?
पहली इक्वेशन से v की वैल्यू डाल दें। अगर पहली इक्वेशन से v की वैल्यू डाल देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ds इज इक्वल टू u प्लस at dt। अब क्या करें, इस dt को दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों टर्म से जो ब्रैकेट के अंदर है मल्टीप्लाई कर दें और फिर दोनों साइड को इंटीग्रेट कर दें। तो अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं दोनों साइड्स को तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रल ds इज इक्वल टू u, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट मानी जाएगी, बाहर आ गई, इंटीग्रल dt प्लस एक्सेलरेशन, ये भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल t dt। अब टाइम अगर देखिए तो बदल रहा है हमारा 0 से t तक, यहां भी 0 से t तक। जब टाइम हमारा 0 है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, और जब टाइम t हो गया तो डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा s। तो इस तरह से ds के लिए लिमिट्स हो जाएंगी 0 टू s। इंटीग्रल ds अभी जैसे हमने देखा, तो इंटीग्रल ds का मतलब इंटीग्रेट करो s की पावर 0 को s की रेस्पेक्ट में, तो हो जाएगा s की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 यानी s। तो इंटीग्रल ds हो गया s लिमिट्स फ्रॉम 0 टू s। इसी तरह से इंटीग्रल dt हो गया t, यानी यहां भी कुछ नहीं है तो इसका मतलब t की पावर 0 का इंटीग्रेशन t की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 यानी t, और ये लिमिट्स हो गई फ्रॉम 0 टू t, और साथ में रह गया u, तो ये u प्लस a, t का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू t, तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा x की पावर n प्लस 1 वाला, तो ये आ जाएगा t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। ये फॉर्मूला यहां लगा के नहीं दिखाया मैंने, t की पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 ये सीधा यूज कर लिया कि इंटीग्रल dx x हो जाएगा। यहां मैंने ये फॉर्मूला लगा के दिखा दिया आप लोगों को 0 टू t। अब इसमें लिमिट्स डाल देता हूं, ये हो गया अपर लिमिट s माइनस लोअर लिमिट 0 इज इक्वल टू u, इसमें अपर लिमिट डालूंगा तो t माइनस लोअर लिमिट डालूंगा तो 0, प्लस ये 2 बाहर ले आता हूं तो ये हो गया हाफ a, अपर लिमिट डालूंगा तो टी स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट डालूंगा तो 0, और ये मुझे अब दे देगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ऐसे अगर मैं इसमें से t बाहर निकाल लूं और 2 एलसीएम ले लूं तो ये हो जाएगा 2u प्लस एटी, उस 2u को लिख दूं u प्लस एटी, तो फिर मैं वापस ले आऊंगा इसको u प्लस वी बाई टू इंटू टी में। तो इसका मतलब इससे मैं वापस u प्लस वी बाई टू ला सकता हूं, लेकिन जब कैलकुलस वाले तरीके से निकालते हैं तो हमारे पास डायरेक्ट ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाली फॉर्म में ही आती है। बस करना क्या है, t कॉमन ले लो, 2 एलसीएम ले लो और ऊपर 2u को u प्लस यू लिख के u प्लस एटी को v डाल दो, तो आ जाएगा u प्लस वी बाई टू इंटू टी, और आ जाएगी हमारी फर्स्ट फॉर्म ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इस तरह से हमारे पास ये 2 इक्वेशंस ऑफ मोशन आ गई। अब बात करनी है हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की, तो अब बात करते हैं तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन की। अगर तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमारे पास है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फिर बात आएगी कैसे निकाला जाएगा इसको, तो इसको निकालने के लिए हमें एक्सेलरेशन के इस एक्सप्रेशन को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। कैसे, एक्सेलरेशन ए क्या है, dv बाई dt, तो यानी हम यहां मान रहे हैं कि वेलोसिटी हमारी टाइम के साथ बदल रही है, तब ये हो जाएगा dv बाई dt। लेकिन अगर हमारी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हो जाए, अगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हो जाए, यानी वेलोसिटी बदल रही है डिस्प्लेसमेंट के साथ और डिस्प्लेसमेंट बदल रहा है टाइम के साथ, तो फिर हमें लगाना पड़ जाएगा यहाँ चेन रूल। अब वो चेन रूल कैसे लगाएंगे कि हम इसे ds से डिवाइड कर दें और ds से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा dv बाई ds इंटू ds बाई dt। करा क्या हमने, ds से डिवाइड किया, ds से मल्टीप्लाई किया, dv बाई dt तो है। अब इससे फायदा क्या हुआ कि ये ds बाई dt क्या बन गया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v, तो ds बाई dt v बन गया, तो इसका मतलब हमारा एक्सेलरेशन a हो गया v dv बाई ds। अगर ये v dv बाई ds हमारा एक्सेलरेशन हो गया, तो अब इस एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं v dv इक्वल टू ads, और बस अब क्या करें, दोनों साइड इंटीग्रेट कर दें। तो इंटीग्रेटिंग
बोथ साइड्स। अगर हम दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रल वी डीवी, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होने की वजह से इंटीग्रेशन से बाहर, इंटीग्रल डीएस। अब डिस्प्लेसमेंट हमारा बदल रहा है 0 से लेके एस तक। कब? जब वेलोसिटी बदल रही है u से लेके v तक। तो इसका मतलब हमने इंटीग्रेट करना है वेलोसिटी को फ्रॉम u टू v, और बताता क्या है ये? सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ वेलोसिटी व्हेन वेलोसिटी चेंजेस फ्रॉम u टू v, और ये इक्वल हो गया a इंटीग्रल ds के। तो कर देते हैं हम इंटीग्रेट। दिस इंप्लाइज v का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू v की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1 लिमिट्स फ्रॉम u टू v इक्वल टू a बाहर, इंटीग्रल ds मतलब s की पावर 0 का s के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। लिख देता हूं चलो अब की बार, s की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1, अदरवाइज में सीधे लिख देता s हो गया, और लिमिट्स रही फ्रॉम 0 टू s। इसने हमको क्या दिया? ये बोलता है अपर लिमिट डालूंगा तो v² माइनस लोअर लिमिट डालूंगा तो u², और ये नीचे वाला 2 उठा के उधर ले जाता हूं तो ये हो जाएगा 2a, और उसमें अपर लिमिट डालूंगा तो s माइनस लोअर लिमिट डालूंगा तो 0। अब इस u² को उठा के इधर ले आता हूं तो मेरे पास आ जाएगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v² = u² + 2as। तो ये हो गई मेरे बच्चों थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब बची हमारी ये फोर्थ वाली इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर इस फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन को निकालना है तो फिर हमें वापस आना पड़ेगा इस सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वाली बात पे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोल रही थी? v ds/dt, इससे निकाल दिया हमने ds v dt, और ds हो गया u + at dt। क्या करा था हमने? v की वैल्यू डाल दी यहां, और यहां डिस्प्लेसमेंट हमने निकाला था 0 से t टाइम तक, लेकिन अब हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा t-1 से लेके t तक। तो इसलिए यहां t-1 डाल देंगे, ये t, और ये 0 टू st, इतने से हमारा फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। चलो देखते हैं कैसे। तो जब फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन की हम बात करेंगे तो फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए v ds/dt एज v = ds/dt, ds = v dt इंप्लाइज ds = v की भी हमने वैल्यू डाल दी u + at dt, और इसने हमें बता दिया कि ds = u dt + at dt। अब बस करना क्या है? हमने इंटीग्रेट कर देना है दोनों साइड्स को, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अगर हम दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे फिर कैसे लिखेंगे? इंटीग्रल ds। अब इंटीग्रल ds का मतलब पता होना चाहिए कि यहां क्या है? s की पावर 0, 1 है तो मतलब s की पावर 0, और लिमिट्स फ्रॉम 0 टू s tth, क्योंकि अब हमें tth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट चाहिए भाई। दिस इज इक्वल टू u तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रल dt। अब फिर से यहां t की पावर 0 है, कुछ भी नहीं है तो t की पावर 0 है, और टाइम हमारा कहां से कहां तक बदल रहा है? t-1 से t तक, प्लस a बाहर कांस्टेंट होने की वजह से इंटीग्रल t dt, और टाइम फिर से वेरी कर गया t-1 से लेके t तक। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन से हमें क्या मिलेगा? इंटीग्रल ds सीधा लिख देता हूं यार मैं, हो गया s, टाइम सॉरी लिमिट्स हो गई हमारी इसकी 0 टू stth, u इंटीग्रल dt हो गया t, और लिमिट्स हो गई t-1 से लेके t तक, प्लस a, और t का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू t हो गया t की पावर 1 + 1 अपॉन 1 + 1, लिमिट्स हो गई t-1 से लेके t तक। और अब इसमें लिमिट्स अगर पुट करूंगा तो क्या आएगा? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी stth -0 इज इक्वल टू u। यहां लिमिट पुट करूं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी t-1, ये 2 बाहर निकाल लूं तो ये हो गया ½ a, और इसमें फिर लिमिट पुट करूं, अपर लिमिट t² माइनस लोअर लिमिट t-1²। अब चाहे तो यहां
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के सोल्व करो, ए प्लस बी ए माइनस बी, और चाहे इसका होल स्क्वायर खोलो और टी स्क्वायर में से माइनस कर दो, दोनों में से कुछ भी करो, क्या मिलेगा हमें? एस टी एथ इक्वल टू, यहां ब्रैकेट अगर मैं खोलूंगा तो माइनस टी प्लस टी खत्म, और माइनस माइनस प्लस का वन, वन इंटू यू, यू, तो ये तो बचेगा यू प्लस हाफ ए। जब यहां देखेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस वन का होल स्क्वायर, टी स्क्वायर माइनस टू टी प्लस वन, माइनस करूंगा तो माइनस टी स्क्वायर प्लस टू टी माइनस वन, और टी स्क्वायर कैंसिल होगा, और आ जाएगी हमारी ये फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन, एस टी एथ इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन। ये हो गई फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन। और अब मुझे उम्मीद है मेरे बच्चों ये बातें आपको समझ में आई होंगी। अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना।